हेलो बच्चों, आज अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप एक नए वीडियो में आए हैं। आपका स्वागत है। आज से हम लोग हिंदी व्याकरण पूरे तरह से ख़त्म स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज इस वीडियो हिंदी व्याकरण का पार्ट 1 वीडियो है। इसका आगे भी ऐसे ही पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके आगे आएगा। हम लोग इस चैनल पर हिंदी व्याकरण को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भाषा के बारे में, लिपि के बारे में, व्याकरण के बारे में। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, उसमें 50 मार्क्स का जो पार्ट रहता है, 50% वो रहता है ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग आज से इस चैनल पर इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आता है कि भाषा। तो आखिर भाषा होता क्या है? जैसे तो भाव और विचारों को जो आदान प्रदान करने की माध्यम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा मतलब जैसे अभी हम लोग आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ भाषा का यूज हो रहा है ना, तो उसी को हम लोग कहेंगे क्या चीज़? भाषा। तो भाव और विचारों के आदान प्रदान का साधन ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। यानी कि कोई भी आदमी अगर अपने विचार को किसी को सुना देता है, या किसी को बता देता है, या किसी को लिख के समझा देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा। इसलिए भाषा कितने भेद मुख्तत बताए गए हैं, लिखित और मौखिक। जैसे अभी हम लोग ऐसे करके लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे लिखित, लेकिन अभी हम बोल रहे हैं तो हम इसको कहेंगे मौखिक। लेकिन एक और भाषा हो सकती है जैसे सांकेतिक। जैसे आप लोग किसी को संकेत के रूप में किसी से को बुलाते हैं, तो उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं। तो इसी तरह से तो भाषा कितने भेद होते हैं? तो भाषा के होते हैं 2 भेद, लिखित और मौखिक। भाषा में देखिए 1 और 1 2 अक्षर, इसलिए भाषा के कितने भेद याद रखिएगा? 2 भेद। उसी तरह से आप लोग याद रखिएगा लिपि। तो आगे आपको पढ़ना है लिपि। तो लिपि क्या होता है? तो भाषा। अगर भाषा तो आ गया, तो अगर चलते फिरते ऐसे ही भाषा रहता तो उसको हम लोग नहीं ना आगे पढ़ पाते। तो इसलिए लिपि को एकदम लिखित रूप दे दिया गया। तो भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। यानी कि हमारे जो व्याकरणविद थे, उन्होंने क्या किया? भाषा को एक लिखित रूप दे दिया, जिसको हम लोग कहते हैं लिपि। अगर एग्जाम में आएगा कि लिपि क्या है, तो भाषा के ही लिखित रूप को क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अब आगे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो भाषा, किसी भी भाषा के एक अपना क्या होता है? लिपि होता है। क्या होता है? लिपि। जैसे एग्जाम में आ जाए कि भाषा के इस भाषा का क्या लिपि है, इस भाषा का क्या लिपि है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है जैसे संस्कृत। जैसे हमारे लिए सबसे पुरानी भाषाओं में से एक संस्कृत है। तो उस संस्कृत का जो भाषा है, वो जो लिपि है संस्कृत भाषा का, वो क्या है? देवनागरी। उसी तरह से हिंदी, तो हिंदी का भी क्या है? देवनागरी। तो ऐसे याद रखिएगा कि हमारे देवतागण अधिकतर क्या बोलते थे? संस्कृत, तो देवनागरी। उसी तरह से हिंदी हम लोग ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं? हिंदी, तो उसको है ना देवनागरी। अंग्रेजी, तो हम लोग को ऐसे समझिएगा कि हम लोग जो बिहार बोर्ड के छात्र होते हैं, चाहे और कोई भी, तो उसको अंग्रेजी पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो अंग्रेजी का कौन सा भाषा हो गया? लिपि, रोमन। उसी तरह से उर्दू, तो हम लोग बोलते हैं ना, कोई भी बोल चाल बोलते हैं कि उर्दू फारसी पढ़ रहा है, तो उर्दू का क्या होता है? उर्दू का लिपि होता है फारसी। उसी तरह से पंजाबी का होता है गुरुमुखी। तो आप लोग जानते हैं कि पंजाब में गुरु गोविंद सिंह रहते हैं ना, तो गुरुमुखी। उसी तरह से मराठी, कोंकणी, नेपाली का देवनागरी। अब आप लोग जानिए, ऐसे भी इसी भाषा के संदर्भ में हमारे जो माननीय या पूजनीय कह सकते हैं, जो तुलसीदास थे, एक महान आदमी जो गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने क्या कहा जाए? खग जाने खग ही की भाषा। यानी कि एक पशु पक्षी भी अपने भाषा, पशु पक्षी का भाषा ही पशु पक्षी ही जान सकते हैं, यानी कि उसका भी एक अलग भाषा होता है। यानी बिना भाषा के आदमी का जीवन अस्तित्व संभव नहीं है। उसी तरह से तो भाषा है क्या? संचार का माध्यम। जैसे हमको कुछ आया कि आपको हम बताएं, तो उसको किस रूप में बता रहे हैं? भाषा के माध्यम से। यानी कि भाषा कहा कि एक हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, तो एक लिखित भाषा हो गया। और अगर अभी हम बोल पा रहे हैं, तो उसको हम लोग मौखिक भाषा बोलेंगे। तो उसी तरह से बोला गया खग जाने खग ही की भाषा। यानी कि कोई भी आदमी किसी की बात को अगर जानना है, तो उसको क्या करना होगा? भाषा। तो भाषा जो है उस संचार का क्या है? माध्यम। संचार मतलब बातचीत। अगर हमारा अपना बातचीत आपको तरफ पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? भाषा का, है ना। तो इसी तरह से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद कर सकते हैं कि भारत सरकार ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। राजभाषा का दर्जा मतलब हिंदी को एक स्पेशल भाषा के रूप में प्रेजेंट किया था। कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दिया गया था। तो इसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं? 14 सितंबर को हिंदी दिवस। क्या चीज? हिंदी दिवस। यानी कि हम लोग भाषा को समझ लिए, लिपि को समझ लिए। अब हम लोग आगे व्याकरण को समझेंगे। अब हम लोग व्याकरण को समझते हैं, यानी कि व्याकरण क्या होता है। हम लोग अभी अभी पढ़े हैं
कि भाषा और लिपि क्या है। अगर भाषा और लिपि को अच्छे से समझे होंगे तो अब आप लोगों को व्याकरण समझने में बहुत आसानी होगा। तो अब आप लोग क्या समझेंगे, व्याकरण। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्याकरण होता क्या है, यानी कि सबसे पहले अभी एग्जाम में आ गया कि व्याकरण क्या है। तो व्याकरण क्या होता है, तो व्याकरण होता है कि जिस शास्त्र से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, यानी शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। यानी कि जिस शास्त्र से हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, यानी कि व्याकरण एक शास्त्र है, यानी कि कोई है ना जिसके माध्यम से लोग क्या पढ़ते हैं, शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना आ जाता है। यानी कि अभी हम लोग व्याकरण, और आप कहेंगे कि व्याकरण के भेद कितने होते हैं, तो हम लोग मुख्यतः व्याकरण के 3 भेद होते हैं। यानी कि आप लोग बिहार बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा तो उसमें से ज़्यादातर है ना बुक में दिया हुआ है कि व्याकरण के 3 भेद होते हैं, लेकिन हम लोग कई बुक में दिया हुआ है कि व्याकरण के 4 भेद होते हैं। तो हम लोग 4 को लेकर चलते हैं कि व्याकरण के कितने भेद होते हैं, 4। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार और पद विचार। इतना समझने के बाद आप लोग वर्ण विचार को समझते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग का अब क्या समझना है कि वर्ण विचार क्या होता है। यानी वर्ण विचार क्या होता है, यानी कि किसी को भाषा पर अगर मान लो कि हमको भाषा लिखना है, लिखित रखना, उसके लिए कुछ तो जरूरत होगा, तो उसके लिए हमें कोई वर्ण की आवश्यकता होती है। तो वर्ण क्या होता है, तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। देखिए लिखा हुआ कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। यानी कि वर्ण जो होता है उसको हम लोग दो भागों में तोड़ नहीं सकते, यानी कि वर्ण टूटेगा नहीं। तो वर्ण आखिर है ना, तो वर्ण को जो होता है 2 भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, 2, एक और एक 2 अक्षर, एक अक्षर और एक 2 अक्षर। वर्ण में कितने अक्षर हैं, 2। वर्ण में कितने अक्षर हैं, 2। तो इसके कितने भेद होते हैं, 2। ऐसे करके याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो 2। उसी तरह से स्वर्ण वर्ण, पहला कौन सा है, स्वर वर्ण, और दूसरा क्या है, व्यंजन वर्ण। स्वर्ण वर्ण होता है टोटल 11 गो। टोटल कितने होते हैं, 11। अब कहा जाए कि स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 2 भेद, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व और दीर्घ, यानी कि अभी तक हम लोग समझे कि व्याकरण, तो व्याकरण के बाद हम लोग समझे वर्ण विचार। तो वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। तो आप देखिए अब हम लोग देखते हैं कि स्वर, तो स्वर के 2 भेद है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। यानी कि ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो ह्रस्व स्वर होता है जिसका उच्चारण करने में हमें कम समय लगता है, जिसका उच्चारण करने में हमें क्या कम समय लगता है। उसके बाद हम लोग को पढ़ना दीर्घ स्वर। थोड़ा प्यास लग रहा है, पानी पी लेते हैं उसके बाद। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा कि स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो अगर पूछा जाए कि ह्रस्व क्या होता है, तो ह्रस्व होता है जिसका उच्चारण करने में हमें कम समय लगे, यानी कि जिस पर हमें कम रुकना पड़ता है, ज्यादा नहीं, है ना। जैसे बोले आ, इन्हें कि आ नहीं आ, जिसमें देखिए आ, छोटी ई, यानी कि इसको बोलते हैं हर्षा ई, हर्षा उ, री। तो यानी कितने होते हैं टोटल, 4। कितने, 4। याद रखिएगा, ह्रस्व स्वर के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। दीर्घ स्वर जिसका उच्चारण करने में थोड़ा अधिक समय लगता है, अधिक समय में जैसे आ हो गया, ई हो गया, है ना, यानी दीर्घा ई, दीर्घा उ, ए, ओ, और, यानी टोटल कितने, 7। टोटल 7। तो दीर्घ स्वर के कितने भेद होते हैं, 7 भेद। वो 7 नहीं, सॉरी 7 भेद नहीं, दीर्घ स्वर 7 होते हैं, है ना। उसी तरह से आगे देखते हैं कि व्यंजन, व्यंजन जो होता है उसके कितने भेद होते हैं, 3 भेद। व्यंजन के कितने भेद, 3 भेद। तो कौन कौन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्ण व्यंजन। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि स्पर्श व्यंजन क्या होता है। तो बस डायरेक्ट सवाल आता है कि स्पर्श व्यंजन किसको किसको कहते हैं, है ना। तो स्पर्श व्यंजन हम लोग देखेंगे क से लेकर मा तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, है ना, त वर्ग, ऐसे करके टोटल कितने, 25, यानी कि स्पर्श व्यंजन का से लेकर मा तक, यानी 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, या, र, ल, व, यानी टोटल कितने हैं, 4। अगर पूछा जाए कि र क्या है, तो अंतस्थ व्यंजन में आएगा, यानी इसे याद कर सकते हैं। देखिए इसमें र से इसमें एक छुपा हुआ है शब्द, तो या, र, ल, व। उष्ण व्यंजन क्या होता है, तलाबी श, मूर्धनी श, दंती श और ह, यानी कि इसमें देखिए स से स्टार्ट हो रहा है, तो तलाबी श, मूर्धनी श, दंती श और ह, यानी टोटल कितने, 4, है ना। उसी तरह से कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, जैसे देखिए अयोगवा, एग्जाम में पूछा गया अयोगवा, तो देखिए अंग और आ को क्या बोलते हैं, अयोगवा, यानी टोटल 2। एक बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में बहुत बार अधिकतर बार पूछा जा सकता है कि संयुक्ताक्षर यानी संयुक्त व्यंजन क्या हो, संयुक्ताक्षर कितने होते हैं। तो टोटल याद रखिएगा 4, 1, 2, 3, 4। तो छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो आखिर छ, त्र, ज्ञ, स्र क्या है, तो एग्जाम में वैसे भी पूछ सकता है छ। तो छ क्या होता है,
तो अगर का में आधा कर देंगे तो क और स को मिलाने से क्या बनता है, छ। यानी कि अगर एक बात और याद रखिए कि किसी भी चीज में अगर व्यंजन में हलंत लग जाता है, क्या लग जाता है, हलंत, तो उसका मान क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो अब याद रखिएगा कि इसमें आधा का और आधा स पूरा मिलाने से छ बनता है। उसके बाद त्र है, त और र, ज्ञ हो गया ज और य, स्र हो गया स और र, तो हलंत लगाने से। यानी कि इसके बाद आपको ध्यान रखिएगा कि एक बार आप अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में हम लोग व्याकरण के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शब्द विचार और वाक्य विचार को पढ़ेंगे। अगर अगले पार्ट आपको जल्दी पाना है तो इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।